नमस्कार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। सिडकुल थाना क्षेत्र के ग्राम रोशनाबाद में गाड़ी पार्क करने को लेकर दो अलग अलग समुदाय के लोग आपस में भिड़े। शोक सभा में आए लोगों की गाड़ी पार्किंग को लेकर मामूली कहासुनी हो गई। कहासुनी को लेकर फायरिंग दोनों पक्षों की ओर से हुई। लाठी डंडे और तलवार भी भांजे गए, एक दूसरे पर पथराव भी किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 20 से 25 मिनट के बवाल में दोनों पक्षों से 8 से 10 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर हल्का बल प्रयोग कर सभी को तितर-बितर कर दिया। घटना के बाद ग्राम रोशनाबाद में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सबसे पहली बात तो यह है कि इंसिडेंट इतना कुछ नहीं है। 2-4 व्यक्तियों के बीच में एक आपस में हल्का सा कोई आपस में बहस हुई है और लड़ाई हुई है, और बाकी उसके बाद जो लोग उसमें घायल हुए थे उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। एंड बाकी सब चीज़ें पीसफुल है और पुलिस प्रॉपर डिप्लॉयड है यहाँ पे, और बाकी एसपी साहब और मेरे द्वारा विजिट किया गया है। बाकी सामान्य स्थिति है, और लोगों में अगर कुछ कंप्लेंट है किसी चीज़ को लेके तो उसमें कल प्रॉपरली बैठक करके चीज़ों को रिजॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे मारपीट की सूचना आई थी, मौके पे तत्काल फोर्स भी आई और आसपास से पीएसी भी और आसपास के थानों की फोर्स को यहाँ पे बुला लिया गया था। तो अभी माहौल शांत है और तहरीर आते ही इसमें मुकदमा भी लिख के आगे की कार्रवाई करेंगे। बाकी लोगों को जो भी घायल थे उनको हॉस्पिटल एडमिट करा दिया गया। कितने लोग घायल हैं? अभी तक 4 लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। किसी की कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरिद्वार प्रशासन ने 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर होने वाले गंगा स्नान पर रोक लगा दी है। हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे ने इसके लिए आदेश जारी किया है। इसके साथ ही हर की पौड़ी के इलाके में एंट्री को भी बैन कर दिया गया है। 14 जनवरी को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हरिद्वार में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं 14 जनवरी को बाहरी राज्य और जिलों से आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान के लिए अनुमति नहीं मिलेगी। चमोली जिले में 2 दिनों से लगातार मौसम का मिजाज बदला हुआ था, जिस कारण जिले के ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों में भी हल्की हिमपात देखने को मिल गई। ग्रामीण इलाकों में 2 दिनों तक मौसम का मिजाज बदलने से ग्रामीण इलाकों का जनजीवन पर काफी असर देखने को मिला। 2 दिन तक स्थानीय ग्रामीण अपने घरों के भीतर कैद होने के लिए मजबूर हो गए। हालांकि आज जब मौसम काफी अच्छा सुहावना बना तो कहीं न कहीं स्थानीय ग्रामीणों में थोड़ी बहुत राहत की सांस ली। बड़ी बात तो यह है कि ऊंची चोटियों में 2 से 2.5 फीट के आसपास बर्फ जमी हुई है, जिस कारण निचले इलाकों में जबरदस्त ठंड का सितम जारी है। हालांकि आज मौसम जरूर सुहावना बना हुआ है, लेकिन ठंड फिर भी महसूस की जा रही है। मैं लगातार 2 दिनों से बर्फबारी और जो वर्षा हो रही थी उसके कारण काफ़ी ज़्यादा ठंड यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ठंड का माहौल यहाँ पर बन रहा है। निचले ऊपरी स्थानों में तो बर्फ़बारी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन निचले स्थानों में भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी और वर्षा देखने के लिए मिल रहा है, जिस कारण से 2 दिन बाद आज यहाँ पर मौसम काफ़ी खुला हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी खिलखिलाती हुई धूप यहाँ पर आज है, तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है हमें आज। जिले के ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों में 2 दिनों से लगातार मौसम का मिजाज बदला हुआ था, जिस कारण जिले के ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों में भी हल्की हिमपात देखने को मिली। बर्फबारी होने से ऊंचाई वाले ग्रामीणों का जनजीवन फिलहाल अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में आज जब मौसम सुहावना हुआ तो ऐसे में स्थानीय लोगों ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली। बड़ी बात तो यह है कि बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, भविष्यवद्री तमाम पर्यटक स्थल से लेकर तीर्थ स्थलों में हल्की हिमपात देखने को मिली। मैं अपने कैमरामैन साथी से गुजारिश करूंगा कि जरा उन चोटियों को भी दिखा दें जिन चोटियों में 2 से 2.5 फीट के आसपास बर्फ जमी हुई है। देख सकते हैं ये सुंदर सा नज़ारा। आप देख सकते हैं जो आज चटक धूप खिलने के बाद पहाड़ काफी सोने और चांदी की तरह चमक रहे हैं। इन चोटियों की बात करें तो इन चोटियों में करीबन 2 से 2.5 फीट बर्फ देखने को मिल सकती है, जिस कारण आज ये पहाड़ दूर से ही काफी खूबसूरत नजर आ रहे हैं। पहाड़ जरूर खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निचले इलाकों की बात करें तो निचले इलाकों में ठंड ने दस्तक दे दी है। स्थानीय लोग 2 दिनों तक अपने घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो गए थे। कैमरामैन साथी कन्हैया कोहली के साथ नवीन। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के भाजपा नेताओं ने पार्टी के विधायक संजय गुप्ता पर लक्सर रेलवे अंडरपास की शिलान्यास प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा नेताओं ने अपनी ही पार्टी के विधायक पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं।
आपको बता दें कि आचार संहिता लगने से ठीक कुछ देर पहले ही स्थानीय विधायक संजय गुप्ता के भाई और कुछ रेलवे कर्मियों द्वारा लक्सर में रेलवे अंडरपास शिलान्यास किया गया था। आनंद फानन में किए गए शिलान्यास पर भाजपाइयों द्वारा ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मेरा सीधा सीधा आरोप है कि ना कोई डीपीआर, ना कोई इसका कोई टेंडर, ना कोई वर्क ऑर्डर। कैसे इन्होंने नारियल फोड़ दिया? क्या कभी पूर्व में भी इन्होंने इस प्रकार से कोई नारियल फोड़े? विकास कार्य इन्होंने बहुत कराने का प्रयास किया होगा, लेकिन क्या कभी इस प्रकार से बिना टेंडर के कोई नारियल फोड़ के किसी का उद्घाटन कार्यक्रम का किया है क्या कोई? ये सीधा सीधा मेरा आरोप है कि अपनी हार की बौखलाहट के चलते इन्होंने जो है नारियल फोड़ने का काम किया है, जनता को बेवकूफ़ बनाने का जो काम किया है, जनता इसको किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेगी। में केवल सूक्ष्म रूप से यही कहना है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। आज तक काम कुछ नहीं, चुनाव है निशाना। और इसके अंतर्गत क्योंकि चुनाव आचार संहिता के लागू होने से कुछ क्षण पूर्व किसी भी मानक का पालन न करके शिलान्यास को दिखाना ठीक नहीं है। और इन सब की जानकारी के लिए मैं माननीय न्यायालय से आग्रह करता हूं कि न्यायालय इसका स्वतः संज्ञान। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर पुलिस ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लाइसेंस शस्त्रों के जमा कराने का अभियान शुरू कर दिया है। पहले 3 दिन पुलिस ने करीब 500 से अधिक लाइसेंसी हथियार कोतवाली में जमा करा लिए हैं। क्षेत्र के करीब 1000 लाइसेंसी हथियार हैं। पुलिस ने चुनाव में शांति व्यवस्था की लिहाज से निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी लाइसेंसी शस्त्रों को कोतवाली में जमा कराने का अभियान शुरू कर रखा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी पुलिस के इस अभियान में सहयोग किया जा रहा है। इसके अलावा हिस्ट्री शीटरों की भी कोतवाली और थानों में परेड लगानी शुरू कर दी गई है। ये चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है 9 जनवरी को, और इस संबंध में इससे पूर्व भी हमारे द्वारा सभी शस्त्र धारकों को सूचित कर दिया गया था कि अपने असलों को दाखिल कराएं। काफ़ी लोगों ने अपने शस्त्र दाखिल करा दिए हैं, परंतु काफ़ी लोगों ने अभी तक नहीं कराए हैं। अब जो लोग विलम्ब से अपने शस्त्र दाखिल करा रहे हैं उनको नोटिस की कार्रवाई की जा रही है उनके साथ। देखिए, कोई जिलाध्यक्ष है या विधायक है या कोई MP है, मिनिस्टर है, कानून सबके लिए बराबर है। सबको कानून का पालन करना चाहिए, पुलिस प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, और हमें जनता खुद के अपने आप को जो है सुरक्षित रहना चाहिए। हम भी सुरक्षित हैं, सर, पुलिस भी सुरक्षित है। असला मैं दोनों असला ला हूँ, मेरे पास डबल बैरल की बंदूक है वो भी ला हूँ, और अपना रिवॉल्वर भी ला हूँ। पुलिस अधीक्षक अनूपपुर अखिल पटेल के द्वारा अवैध कारोबारियों के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर काले रंग की हुंडई वेन्यू कार में अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले कुछ अज्ञात व्यक्ति अज्ञात वाहन से गांजा लेकर छत्तीसगढ़ की तरफ से थाना जैथरी के रास्ते अनूपपुर की ओर बिक्री हेतु आने वाले थे। इस सूचना को पुलिस अधीक्षक अनूपपुर द्वारा गंभीरता से लेते हुए सूचना की तस्दीक हेतु थाना प्रभारी जैथरी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। नए जनपद पंचायत भवन के साथ ही परिसर में मानपूर्ण ढंग से मार्केट का निर्माण भी कर दिया गया। इस मार्केट निर्माण में तत्कालीन CEO की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है, क्योंकि इसका भूमि पूजन CEO सुरेंद्र खरे द्वारा स्वयं किया गया था, और अब इस मार्केट निर्माण के संबंध के कोई भी कागजात जनपद पंचायत कार्यालय में मौजूद नहीं है। वहीं तत्कालीन CEO सुरेंद्र खरे पूरे मामले में पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जनपद पंचायत के स्टाफ ने चंदा एकत्रित करके मंदिर का निर्माण कराया है, लेकिन अपूर्ण मंदिर के नीचे 2 दुकानें बनाई गई हैं। उसका निर्माण किसके द्वारा किया, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। देखिए, जो नया जनपद भवन बनाया गया है उसमें बहुत विभिन्न प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया है। सर्वप्रथम जो आपने मंदिर की बात कही, बिना किसी सामान्य प्रशासन सभा के, बिना अध्यक्ष की अनुमति के, बिना सदस्यों की अनुमति के सम्मानीय CEO महोदय ने अपनी इच्छा से एक मंदिर का निर्माण किया, और बड़े तरीके से उसमें 6, 7, 8 दुकानों का निर्माण किया, और वो बाकायदा किराए से दे दी गई, और उस पर पगड़ी भी ले ली गई, या जो कुछ भी उनका मैटर हो। इस प्रकार से उन्होंने बहुत बड़ा कोरोना वायरस से बचाव और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जबलपुर पुलिस का जन जागरण अभियान मास्क लगाओ कोरोना भगाओ
हेलमेट लगाओ जान बचाओ का शुभारंभ नौदरा ब्रिज चौक से पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक जबलपुर ने बताया कि जबलपुर ट्रैफिक पुलिस के तत्वाधान में आज एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाने और दुर्घटना से बचने के लिए हेलमेट लगाने की हिदायत दी गई। साथ ही जबलपुर पुलिस के द्वारा बढ़ते हुए कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए चालानी कार्रवाई भी की जा रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कोरोना गाइडलाइन की पूर्णता पालन करें। चौकीदार साहब और हमारे एडिशनल एसपी गोपाल खंडेल ये सभी आज यहाँ उपस्थित हैं और जबलपुर पुलिस के ट्रैफिक पुलिस के तत्वाधान में आज एक छोटा सा प्रयास हमारा था कि हम जबलपुर संस्कार ध्वनि वासियों को एक मैसेज दें कि मास्क पहने, कोरोना से बचें, हेलमेट पहने, अपनी जान बचाएं। तो क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता है इसको कहीं नज़रअंदाज करती है। अभी देख रहे हैं हम डेली की चालानी कार्रवाई हमारे द्वारा हो रही है, 1000 से 1200 करीब कोविड के हम जो चालान कर रहे हैं। लेकिन फिर थोड़ा सुधार आया है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं हम देखते हैं कि मास्क नहीं पहना जा रहा है। इसलिए हमारा एक प्रयास था कि हम लोगों को और जागरूक करें और मास्क पहनवाएं। जबलपुर बैलबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत भानत लेया दंगल मैदान पानी की टंकी के पास चलाई गई गोली। दरअसल मामला ये है कि कृष्णा चौधरी नामक व्यक्ति का विवाद कई समय शुभम सोनकर से चल रहा था, क्योंकि शुभम सोनकर गांजे का व्यापार करता है। पुराने विवाद के चलते शुभम सोनकर ने कृष्ण चौधरी के घर जाकर बैलगाम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते समय बताया कि शिवम सोनकर ने मेरे पैरों पर गोली मार दी। वहीं इस मामले में बैलबाग थाना प्रभारी ने बताया कि उपरोक्त मामले में धारा 307 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। विगत रात्रि में करीब 3-3:30 बजे करीब एक ऐसी सूचना मिली थी कि वहाँ कृष्णा चौधरी नाम का व्यक्ति जो है कोविड की तीसरी लहर और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम और सुरक्षा के लिए जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है। आज जिला मुख्यालय में पुलिस और राजस्व अधिकारियों ने मार्च पास्ट कर प्रतिबंधात्मक आदेश का कड़ाई से पालन करने और कोरोना से सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी लीना कौसम ने नेतृत्व में एसएसपी, एसडीएम सहित राजस्व और पुलिस अधिकारियों ने सायरन बजाते हुए पुलिस कंट्रोल रूम से नेला रेलवे स्टेशन, शारदा चौक, जांजगीर बस्ती, केरा रोड में मार्च पास्ट का आयोजन किया। लोगों को कोरोना से सुरक्षा के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की।
संभल में जब जब बारिश होती है तब तब कच्चे मकान की दीवार गिरने लगती है और दीवारों में दबकर कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही गरीब आवास योजना के नाम पर आवास देने की बात करते हो, लेकिन उन आदेशों का जिले के अधिकारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन काफी दिनों से आवास के लिए आवेदन कर रहे गरीब परिवारों को आज तक आवास नहीं मिला। वे खुले आसमान के नीचे पन्नी डालकर अपना जीवन जी रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हमें ऐसी सरकार पर भरोसा नहीं है जिसके अधिकारी उसकी बात को ना माने। अब आपको लेकर चलते हैं संभल के रजपुरा ब्लॉक के गांव पेतेई नासिर की रहने वाली वीरवती ने अपनी रोती हुई जुबान से बताया कि मैं पिछले 10 सालों से आवास के लिए लगातार अपना आवेदन कर रही हूं। उसके बाद भी अधिकारी आते हैं और देखकर चले जाते हैं, लेकिन 10 साल बाद भी आज तक आवास मुहैया नहीं कराया गया। वीरवती ने बताया कि कई बार अधिकारी आए, लेकिन फोटो खींचने के बाद पैसे की मांग करते हैं। पैसे ना देने पर आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। मेरे मकान की कच्ची दीवार है, झोपड़ी पानी भर जाता है और चारों तरफ से मिट्टी की दीवारों से ऊपर पिन्नी डालकर अपने परिवार के साथ रह रही हूँ। जब जब बारिश आती है तभी चिंता बढ़ जाती है कि कोई दीवार गिर न जाए। कई बार दीवार गिरी है, हादसा होने से बाल बाल बचे भी हैं। अरे भैया हमको तो 10 साल है गई, जहाँ में बे का कहता है फोटो खींच ले गए से करो भाई, और हम तो सही रात पानी उलीचता है, सारी रात हमारे बालक सारी रात पानी उलीचो, सही रात का कहते हैं बालक जब गिरने को डर रहा गिर गई दीवान तो हमारे बालक बच्चे बच्चे सब पीछे आएंगे। यहाँ नहीं, हर रोज़ खबर आती है कि मकान कच्चे मकान गिर गए, बारिश पड़ती है, तो आपको डर नहीं लगता इसमें? डर लगा तो भैया सही रात बालक दमन को डर रहा हुआ, पौधे दमन को डर रहा हुआ, सही रात जगह यहाँ तो पानी उलीचे हुआ सही रात। तो अधिकारी आते थे वो आप फोटो खींच के ले जाते, फिर उस पर वो लिस्ट ने नाम नहीं देते कि आवास आपको अभी तक दिया नहीं है? हमारा ना दबा भैया 10 साल है गए। अच्छा, तो आप इस मकान में कैसे रहते हैं फिर? क्या करें भैया, मजबूरी है रहने, क्या करें फिर, रहनी मजबूरी है हमारी। जब नेशन 24 न्यूज संवाददाता विजेंद्र सिंह यादव ने वीरवती के पति दामोदर यादव से बात की तो उन्होंने भी अपनी आप बीती सुना डाली। उन्होंने कहा कि जैसे ही योगी सरकार बनी थी तो दिल में एक आस आई थी, तो योगी सरकार आई है तो अब आवास मिलेगा, पक्की छत के नीचे रहने को मिलेगा। लेकिन जिले और ब्लॉक के भ्रष्ट अधिकारियों ने आज तक सरकार के इन आदेशों को कभी पालन नहीं किया। जो गांव में गरीब हैं उनके लिए आज तक आवास नहीं दिया गया, लेकिन जो लोग अपात्र हैं उन्हें पैसे के बल पर योजनाओं का लाभ दिया जाता है। हम तो गरीब हैं, हम कहां से पैसा लाएंगे? तब उन अधिकारियों को पैसा देंगे तब हमारा आवास बनेगा। आप आदेश कहाँ थे तो भीड़ खींच के ले जाते हैं फोटो, अब कोई सुनवाई ना कर रहा, और एक फिर तो दीवार गिर गई, बच गए हम सारे बच्चे, अब क्या करें? नहीं, बार बार सरकार दावा कर रही है कि हम आवास दे रहे हैं गरीबों को, तो आपको अभी आवास नहीं मिला? ना मिलो साहब हैं। कब से रह रहे हो? सामने 10 साल हैं। 10 साल, तो 10 साल से अभी तक आपको आवास नहीं मिला? ना मिलो। तो बारिश पड़ती है, गिरने का खतरा रहता है, फिर कैसे रहते हो बच्चों को लेकर? अरे क्या करें साहब, मजबूर है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि इन लापरवाह अधिकारियों पर सरकार क्या कार्रवाई करती है, या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डालकर गरीब ऐसे ही खुले आसमान के नीचे अपना जीवन यापन करते रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।